हेडिंग डालो, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स in a stressed string, right? Le stressed string. Okay, so right, it depends on हाँ हाँ of course, सब अभी अपने आप समझ में आएगा। लिखो, it depends on it, चलो शुरू करो। It depends on number one, it depends on number one, linear mass density of the spring, linear mass density of the spring, I dot E, that means mass per unit length, mass per unit length, I dot E के बाद mass per unit length, ब्रैकेट में लिख रहे हो स्मॉल m, स्मॉल m। नंबर टू, टेंशन, टेंशन कैपिटल टी, टेंशन कैपिटल टी इन द स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ you can derive the formula for V, right? So we will start with V is proportional to m की पावर a, t की पावर b, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद का प्रूफ करो और बताओ कि V का फॉर्मूला कितना आया m और t के फॉर्म में। जो कांस्टेंट लोगे उसकी वैल्यू ले लेना 1, निकालो। चलो शुरू हो जाओ। डायमेंशनली प्रूफ टू अंडर रूट v इज इक्वल्स टू अंडर रूट t अपॉन m। ओके गुड, सही होमवर्क था कुछ, हाँ ये होमवर्क था बट ठीक है, कर लिया था, जिन्होंने नहीं किया कर लो। डायमेंशनल फॉर्मूला रख दो, यहां पे v के रख देना, यहां पे m का क्या रखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला, m का रखोगे ml माइनस 1। m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो m का रखोगे ml माइनस 1 आ जाएगा। क्या टी टेंशन फोर्स का, टाइम पीरियड का तो नहीं रख रहे थे, समझ रहे थे, एक से एक है, टी में फोर्स का रखना है। हाँ तो आपकी मैथ्स होने के बाद v is equals to रूट t अपॉन m, ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ पूरा करना है प्रूफ अपना, जब भी करना हो, आज कल परसों महीने भर बाद कर लेना, बिकॉज ये तो करवाऊंगा नहीं मैं, उम्मीद ही मत करना।
डालो आइडिया। नेक्स्ट हेडिंग इज स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये होमवर्क दिया था ना मैंने, तो आ गया था, सही आया था, तो फिर क्यों कर रहे दोबारा? हो गया, जगह छोड़ दो, फाइनल आंसर लिख लो, मैं कह रहा हूं, राइट? और लिखो स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, लिखो नहीं, देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में दो चीजों की बात चलती है, एक तो प्रेशर डिफरेंस और दूसरा वॉल्यूम चेंज। जहां जहां कंप्रेशन होता है वहां वहां पे वॉल्यूम रहता है कम, तो डेंसिटी बढ़ जाती है, राइट? जहां जहां पे रेयर सेक्शन रहता है वहां वहां पे वॉल्यूम रहता है ज्यादा, तो डेंसिटी क्या हो जाती है? कम, राइट? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो स्पीड है वो दो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। एक आपका प्रेशर डिफरेंस, उस प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है वॉल्यूम डिफरेंस, और प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज हम पढ़ चुके हैं बल्क मॉडुलस के फॉर्म। किसके फॉर्म में? बल्क मॉडुलस। ध्यान है बल्क मॉडुलस, ये चैप्टर आना है सेकेंड टर्म। सो वी आर लैकिंग ऑफ टेस्ट, जिसकी भरपाई बहुत अच्छे से की जाएगी, टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी को फुर्सत किया जा रहा है, एक महीने तांडव करेंगे मौत का, ठीक है? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का अगर आपको ध्यान हो तो तीन मॉडुलस पढ़े थे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, ठीक? अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का लोगे तो यंग्स, ठीक? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का लोगे तो बल्क। और बल्क मॉडुलस में डेल वी अपॉन वी आता था, ध्यान हो, ठीक? तो उसमें वॉल्यूम चेंज भी आ रहा है, और ऑफकोर्स सी बात है स्ट्रेस आपका क्या शो करता है? प्रेशर चेंज। स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, राइट? तो आपकी जो स्पीड है किसके केस में? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस, वो किस पे डिपेंड करती है? V इज प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस, ठीक? और दूसरा डिपेंड करती है डेंसिटी। अब बल्क मॉडुलस और डेंसिटी के साथ आप क्या लगा दो? डायमेंशनल फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या आ रहा है? हम क्यों बताएं? बल्क का बता दो, निकालो बल्क का। पहुंच जाते ही हो वहां पे, लेकिन नहीं, बता दो। जो स्ट्रेस का होगा वो बल्क मॉडुलस का होगा, क्योंकि नीचे तो चेंज आता है तो वो तो कैंसिल हो जाता है। और जो स्ट्रेस का क्या होगा? जो प्रेशर का होगा। प्रेशर का क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। तो V इज प्रोपोर्शनल टू B की पावर A, रो की पावर B। इसको सॉल्व करोगे तो अगला फॉर्मूला मिलेगा, कांस्टेंट की वैल्यू फिर से 1 ले लेना, तो V आ जाएगा रूट B अपॉन रो। अंडर रूट आ गया B अपॉन रो, ओके। हाँ तो वो लिख, अच्छा ठीक है लिख लो, वही सेम चीज। ये सब आता वार्ता नहीं है, कुछ पढ़ लो, लेकिन कहीं तुम्हें एनसीईआरटी में लिखा है फिर कहोगे पढ़ा है नहीं।
है ना, लिख लिया। वो इट डिपेंड्स अपॉन फलाना बल्क मॉड्यूलस और इनका डेंसिटी, बस हाँ लिख लेना स्टार्टिंग में। लॉन्गिट्यूडनल नहीं, स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द बल्क, बता रहा हूं कैसे लिखना, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम के बल्क मॉड्यूलस पे डिपेंड करता है और मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। Okay. Reflection of waves. Reflection of waves. हाँ देखिए वेव्स का रिफ्लेक्शन, देखिए मोस्ट देखो मेरी तारीफ करने से बातें करना अलाउ नहीं हो जाएंगी क्लास में, है ना। क्लास के टाइम पे शांत रहे, प्यार से समझ में ना आए तो, नफरत तो मुझे नहीं आती बट ठीक है दूसरे तरीके से। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, राइट। इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट अपन डील करेंगे क्लास 12th में, जब अपन रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वही क्लास 10 से उठाएंगे तो रे के फॉर्म में, वेव ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेव के फॉर्म में, ठीक। तो इससे मोस्ट ऑफ द टाइम वही डील करना है। यहां पे इसका कितना पार्ट डील करना है मैं आपको बताता हूं। देखो कुछ नहीं है, वी हैव टू टेक द सरफेस, ठीक। एग्जांपल से समझते हैं। आपने स्ट्रिंग को एक बाउंड्री या एक बॉल से क्या किया, बांधा था एंड यू आर मेकिंग द ट्रांसवर्स वेव्स, राइट। तो रिजिड बाउंड्री से जब आप स्ट्रिंग को बांधोगे, राइट, यू जस्ट पुश द स्ट्रिंग लाइक दिस, अप एंड डाउन मोशन स्ट्रिंग का होगा तो आपको एक पल्स आगे के डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देगी, ठीक। जैसे ही रिजिड बाउंड्री से या बॉल से वो पल्स टकराएगी, it will apply some kind of force on that ball. That ball will apply the equal and opposite force on the wave also. उस वेव पे वो बॉल भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो आपको वो दीवार से टकराने के बाद एक पल्स वापस आते हुए भी दिखे, मान लो ऐसे तो नहीं दिखे, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि जैसे ही आपने स्ट्रिंग को हिलाया, आपकी स्ट्रिंग में दीवार पे एक अपवर्ड फोर्स लगा है, एक डाउनवर्ड फोर्स लगा है। दैट बॉल विल अप्लाई द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग आल्सो, जिसके कारण ये जो आपकी वेव गई थी वो रिफ्लेक्ट होकर क्या आएगी वापस। दिस इज द रिफ्लेक्शन एट द रिजिड बाउंड्री। सो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन एट रिजिड बाउंड्री। दो केस पढ़ने, एक रिजिड बाउंड्री और दूसरा ओपन बाउंड्री, ठीक। समझाऊंगा ओपन बाउंड्री के, डोंट वरी। रिजिड बाउंड्री मतलब फिक्स्ड सरफेस जो मूव ना करे, जो आपके वाइब्रेशन से हिले ना। अगर एक दीवार पे स्ट्रिंग बंधी हुई है और आप उस पर जब वेव मारोगे तो जो वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी, उस वेव का एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब कुछ क्या रहेगा, सेम। What will change? Phase. जो रिजिड बाउंड्री से वेव वापस आएगी उसका फेज डिफरेंस होगा कितने का, 5। कितने के फेज डिफरेंस से वापस आएगी, 5, 180।
ठीक, क्योंकि देखो ना, आप अगर इसको चेक करना चाहो, मान लो आपके लिए वेव का इक्वेशन पता है, y x कॉमा टी इज इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसी कोई वेव जो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही, ठीक। ये वेव जब टकराएगी और टकरा के वापस आएगी तो इसका एम्पलीट्यूड या कह लो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की प्लस के एक्स, प्लस के एक्स, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। ओके, गुड गुड गुड, ठीक, प्लस के एक्स और साथ में आ जाएगा प्लस पाई, 180 का फेस। तो जब भी रिजिड बाउंड्री से टकरा के वेव रिफ्लेक्ट होती है तो आउट ऑफ फेज होती है। कैसी होती है, आउट ऑफ। 180 के फेज डिफरेंस को क्या, 180 के फेज डिफरेंस को क्या कहते हैं, आउट ऑफ फेज। हाँ, क्या कह रहे हैं, ये फेस ब्रैकेट के बाहर आएगा ना? नहीं, ब्रैकेट के अंदर आएगा। क्यों, साइन के आर्गुमेंट के तो अंदर ही आएगा ना, साइन के आर्गुमेंट के बाहर कैसे चला जाएगा फेज? हाँ भी है। साइन के, अगर मान लो इसको 2 पाई बाय लैम्डा के फॉर्म में लिखते तो फिर एक और ब्रैकेट लगा के उसको बाहर कर देते हो। सच में ठीक है, नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? ये फिर से बता। गधे, मैंने कहा ओमेगा टी प्लस के एक्स, पाई ब्रैकेट के बाहर लिखो चाहे अंदर, ठीक है, तुम ऐसा लिख लो प्लस पाई, तो ये है तो साइन के अंदर ही ना। फेज कभी भी साइन के बाहर नहीं जाता। आप फेज किसे कहते हो, साइन के आर्गुमेंट को ही फेज कहते हो, ठीक। वहां जो मैं ब्रैकेट वाला कांड समझा रहा था वो ये था बेटा, ये देखो, आप इक्वेशन लिख रहे थे y x कॉमा टी इज इक्वल्स टू आर साइन 2 पाई बाय लैम्डा, और ब्रैकेट में क्या था, vt माइनस एक्स, ठीक। तो मैंने गलती से क्या किया था, इसी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया था प्लस 50 इनिशियल फेज। उसको मैं इस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकता क्योंकि उसका भी मल्टीप्लीकेशन 2 पाई बाय लैम्डा से हो जाएगा, वरना ऐसा नहीं है। आपको जो फाई लिखना है वो ऐसा लिखना है, और ये पूरा का पूरा फिर आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो 50 अभी भी है तो साइन के अंदर, लेकिन उसका मल्टीप्लीकेशन 2 पाई बाय लैम्डा से नहीं है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंस इनिशियल फेज है, उसका 2 पाई बाय लैम्डा के साथ कोई रिलेशन है नहीं। तो मैंने वहां गलती करके 50 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, जो कि मुझे कहां लिखना है, बाहर है। अभी भी वो साइन के अंदर ही, कभी भी फेज साइन के आर्गुमेंट के बाहर नहीं जाता। आप समझे? हाँ भी ये समझ गए। ओके ओके, हाँ निहारिका बोलो क्या? क्योंकि वही मैं कह रहा हूं, क्या होता है, जैसे ही वेव आपकी टकराएगी रिजिड बाउंड्री से, समझो, तो वहां पे जाके उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0, आगे तो जाएगी नहीं, वापस ही आएगी। तो वापस आएगी तो नेगेटिव साइन के साथ आएगी कि नहीं? इसके जस्ट अपोजिट आएगा इसका एम्पलीट्यूड। तो जब 180 प्लस थीटा साइन करोगे तो वो होता है माइनस साइन थीटा, होता कि नहीं? जैसे मान लो यहां पे मैंने क्या लगाया, प्लस पाई, ठीक लगा, इसको मान लो थीटा और इसको मान लो पाई। साइन 180 प्लस थीटा कितना होता, माइनस साइन थीटा, कितना होता, माइनस साइन थीटा। तो वही बात है ना, एम्पलीट्यूड माइनस, सॉरी इसका जो इक्वेशन है वो माइनस हो गया। तो जो वेव वापस आई वो नेगेटिव साइन शो कर रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही। तो जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 180 का। तो जब भी आप किसी भी रिजिड बाउंड्री से टकराओगे तो वेव जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो वो कितने फेज से आएगी, 180, फेज डिफरेंस ऑफ 180। इस रिजिड बाउंड्री की जगह अगर आप ओपन बाउंड्री ले लो, ठीक, पूरा का पूरा केस सेम रहेगा, पूरा का पूरा, बस फेज कितना हो जाएगा, 0। तो ये ओमेगा टी माइनस के, ये ओमेगा टी प्लस के। तो ओपन बाउंड्री से टकरा के जब वेव क्या होती है, रिफ्लेक्ट, तो उसका जब बाउंड्री से मैच होता है या वेव जब बाउंड्री में ढलेगी
तो वहां पे एम्पलीट्यूड 0 नहीं होता, दुगना हो जाता है, क्योंकि वहां पे वेव रुकी नहीं, राइट। ओपन बाउंड्री का मतलब समझो ऐसे, कैसे समझाऊं, ये देखो, ये आपकी मान लो एक रॉड है, इस रॉड में आपने वो चाबी का छल्ला होता गोल्ड रिंग, वो डाल दिया, रिंग डाल दिया, ओके। रिंग की नॉट में आपने बांधी स्ट्रिंग, क्या बांधी, स्ट्रिंग। फिर आप स्ट्रिंग का क्या कर रहे हो, मोशन। तो नाउ दिस रिंग विल वर्क एज एन ओपन बाउंड्री। ये रिंग क्या होगी, आप ओपन बाउंड्री, दिस इज मूवेबल, राइट। जैसे ही आप अपना मोशन करोगे तो वो रिंग भी क्या होगी, ऊपर नीचे। जैसे ही आपने अपवर्ड किया तो रिंग ऊपर गई, जैसे डाउनवर्ड किया तो रिंग डाउनवर्ड। तो इस केस में भी वेव का रिफ्लेक्शन होगा, बट दैट रिफ्लेक्शन विल बी इन फेज। क्या होगा, इन फेज। तो यहां पे रिफ्लेक्शन में वेव वापस आ रही है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, वो आप किससे शो कर सकते हो, प्लस के एक्स। बट जो वेव आएगी वो कैसे आएगी, इन फेज, विद नो फेज डिफरेंस। और आपसे पूछे कि इस केस में फेज डिफरेंस क्यों नहीं है, तो आप बोलोगे क्योंकि एट द सरफेस व्हेन द वेव हिट्स its amplitude will not become 0, it will become twice, दुगना हो जाएगा, ठीक। वो कैसे, अगेन द सेम थिंग यू कैन नॉट मतलब इमेजिन इन योर माइंड कि अब वेव साली वापस कैसे आ रही, रिफ्लेक्शन होके, और अगर वापस आ रही है तो फिर वो एम्पलीट्यूड उसका यहां पे देखो, यहां पे टकराने के बाद एम्पलीट्यूड 0 इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी सरफेस मूविंग है। अगर सरफेस फिक्स होता तो यहां से वेव टकरा के वापस आती विद 0 एम्पलीट्यूड। रेस्ट मैप, इस वाले केस में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उस केस में आपकी वेव रेस्ट पे नहीं आ रही, ठीक। रिफ्लेक्शन होके वापस तो आ रही है बट विदाउट गेटिंग इनटू रेस्ट। तो रिफ्लेक्शन तो हुआ, वेव के पल्स वापस आई, बट आउट ऑफ फेस। आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन इतना ही है। मैक्स टू मैक्स अगर रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आता है, वैसे कभी नहीं आता, तो वो यही आता है कि रिजिड बाउंड्री में फेज डिफरेंस कितना होता है और ओपन बाउंड्री में। तो आपको पता है रिजिड बाउंड्री में कितना होता है और ओपन बाउंड्री में, और मोस्ट टू मोस्ट आया तो आपको इक्वेशन लिखने पूछे, ठीक। तो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट रिजिड बाउंड्री का और दूसरा प्लस पाई के साथ लिखिए, ठीक। इसका साइन बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे माइनस रहेगा, यहां क्या हो जाएगा, और दूसरे केस में जब y1 और y2 लिखोगे तो सेम इक्वेशन प्लस माइनस। ये वेव अगर ऐसे मीडियम से टकराए, क्लास 12th का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बस एक हिंट दे रहा हूं, ऐसे मीडियम से टकराए जो कि इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम, जो कि इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम, तो इस वेव का कुछ पार्ट तो कर जाएगा रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में कर जाएगा ट्रांसमिट। तो जो पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा उसको आप कहोगे रिफ्लेक्टेड वेव, और जो ट्रांसमिट करेगा उसको आप कहोगे रिफ्रैक्टेड वेव। कौन सी वेव, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ा। तो अगर ये वेव ऐसे किसी इलास्टिक मीडियम से टकराती जो कि इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम है, तो इस वेव का कुछ पार्ट तो क्या हो जाता, रिफ्लेक्ट, और कुछ पार्ट क्या हो जाता, ट्रांसमिट, ठीक। एक और बात ध्यान आ गई, वो भी सुन लो, ये तो अपन ट्रांसवर्स का देखें। अगर मान लो कोई वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूड, ठीक। तो अगर रिफ्रैक्शन क्या बोल रहा हूं, रेयरफेक्शन, चलो मान लो जैसे कि आपका रेयरफेक्शन वाला पार्ट टकरा रहा है, ठीक, तो जो रिफ्लेक्ट होके आएगा वो भी रेयरफेक्शन है, और कंप्रेशन अगर हिट कर रहे हैं तो जो रिफ्लेक्ट होके आएगा वो क्या आएगा, कंप्रेशन। कब, जब रिजिड बाउंड्री से अगर आप ओपन बाउंड्री से टकरा रहे हो तो जब कंप्रेशन जाएगा तो क्या आएगा, रेयरफेक्शन, और जब रेयरफेक्शन जाएगा तो क्या आएगा, कंप्रेशन, खत्म, ठीक। इससे ज्यादा मत गुजरा भैया, क्यों आएगा वो लॉन्ग मुझे भी नहीं पता, कसम से नहीं पता, बिकॉज आई नेवर सीन दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन लाइफ, बट ऐसा है। आपको अगर मौका मिले आगे देखने का तो यू आर मोर एलिजिबल टू गो, बट मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बस इतना हिट कर सकता हूं लॉन्गिट्यूडनल के केस में कि आपका जब रेयर सेक्शन हिट करेगा वेव का तो रेयर सेक्शन लौटेगा, ठीक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल
तो रियर फ्रैक्शन गया तो रियर फ्रैक्शन आया, कंप्रेशन गया तो कंप्रेशन, और अगर ओपन बाउंड्री हिट करेगा तो उल्टा हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। ओके बस, और कोई इश्यू लिखे? हाँ मार्क्स निकाल दो, समझ नहीं। ओपन बाउंड्री की, हाँ ओपन बाउंड्री की अभी हम लिखवा दे रहे हैं। ओपन बाउंड्री की क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये माइनस है ये प्लस है, ये पाई आ जाए तो ओपन बाउंड्री अभी तो बताए, ठीक है। और कुछ लिखो। और नहीं, एग्जाम्पल साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन कहां देखते हो? थिएटर, एक्सीलेंट। थिएटर्स में, थिएटर्स की वॉल्स पे जो साउंड लगाए जाते हैं उनका बॉक्स इस तरीके से बनाया जाता है कि वो साउंड वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए एज अ रिफ्लेक्शन वर्क करे। कार, और बताओ। रूफटॉप, ओके। यार एक मिनट, ये थिएटर, ऑडिटोरियम, रूफटॉप एक ही एग्जांपल के अंदर आ गए। इको, गुड। इको इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यार चिल्ला, पूजा वापस आता है पुष्पा, ओके व्हाटएवर। माउंटेन्स, उसको इको बोलना था ना, तो देखिएगा वेल डिफाइंड टर्म। तो वो जो पहाड़ियों में आप चिल्लाते हो ना, तो वो यही है, ठीक है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इट। हाँ, सोनार, ओके, सोनार इज एन एग्जांपल। अरे सबसे बढ़िया एग्जांपल स्टेथोस्कोप का थे, तुमने बोला। तो ये कैसे इतना स्लो क्यों बोलते हो कि मेरे तक आ नहीं पाते? वो डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, राइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स का सोनार है, स्टेथोस्कोप है, इकोज है, और थिएटर्स या ऑडिटोरियम्स। Here you can feel the reflection of sound waves. लिखिए, हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। नंबर 1 इसके अंदर, एट अ रिजिड बाउंड्री, एट अ रिजिड बाउंड्री, when a pulse, इसके अंदर लिखना, when a pulse from a string whose one end is fixed, whose one end is fixed to a wall, comma, arrives at a fixed end, comma, it exerts a force on the wall. It exerts a force on the wall. Line change. The wall exerts an equal, and opposite force on the string, This causes a pulse to travel back. This causes a pulse
attack opposite direction in the opposite direction of incident pulse of incident pulse. Line change. This is the reflected pulse slash wave. This is a reflected pulse slash wave. Full stop. कोट एंड कोट लिखिए लाइन और पैरा चेंज करके. रिफ्लेक्शन ऑफ a traveling wave at a rigid boundary will occur with a phase difference of ये ऐड at a rigid boundary से कर दिए एक बार। शुरू से बोल रहे क्या था. रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव at a rigid boundary will occur with a phase difference of 180 degree. Pi, phase difference of pi or 180 degree, whatever. Full stop, quote and quote close. Line change. In case of sound waves मतलब longitudinal की बात हो रही है ना. In case of sound waves, comma, a pulse of compression reflected backwards as a pulse of compression, reflected backwards as a pulse of compression, and vice versa लिख सकते हो है ना. रिफ्रैक्शन के केस में रिफ्रैक्शन लौटेगा, कंप्रेशन. एक और लाइन सारा चेंज करके. इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड of reflected wave is the same as of incident wave. Full stop. हाँ, इंसिडेंट वेव. तुमने क्या सुना? वाह, रे तो अभी आई नहीं. रे इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव. अपन देखेंगे 12th में. ओके, सो बस इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिख लो. फॉर अ इंसिडेंट वेव ये yxt is equals to r sin omega t minus kx.
line change. Therefore, for a reflected wave, yxt is equals to r sin omega t प्लस kx प्लस पाई. इसको आप लिख सकते हो माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस kx. माइनस kx और प्लस kx भूलोगे तो नहीं? अगर भूलोगे तो लिख लो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस था या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है. हाँ, इसके बाद लिखना हो तो लिख लो, बस भूलना नहीं, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है. यही एक साइन कांड करवा देगा. Number 2, at an open boundary. Number 1 rigid boundary डाला होगा ना, तो number 2, at an open boundary. Quote unquote, सीधा. Reflection at an open boundary occurs without any phase change. ये रिपीट कर दीजिए. ऑनलाइन वाले पे ही कह रहे. रिफ्लेक्शन at an open boundary occurs without any phase change. Without any phase change. Quote unquote close. In case of sound waves, line change, para change. In case of sound waves, pulse of compression is reflected. Pulse of compression is reflected as a pulse of rarefaction. Is reflected as a pulse of rarefaction. First up, भैया हाँ बेटा. भैया यहाँ पे पल्स का मतलब? पल्स का मतलब जो वही वेव है, मतलब वो अपन देखते हैं ना, वो पल्स जाती है. ये ऐसे मैंने उस दिन बना के दिखाई थी आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में. ये पल्स आगे की तरफ जाते हुए दिख रही थी. सर ऐसे नहीं गोल होती है सर. कैसे? हाँ हो यार, कोई गोल कर लेना. क्या बासु, यू गॉट द पॉइंट? हाँ भैया. ओके. आई गॉट योर न्यूमेरिकल ऑल्सो, बट तुम तो आई नहीं. भैया कौन? तुम और कौन? तो मैंने तो दिया था न्यूमेरिकल. मैं कर लिया था ना. तुम बन गए, तुमने भेजा था मुझे और कहे थे कर दो. वो हाँ वो नहीं किया. कल की छुट्टी थी तो कल आते, मतलब आज नहीं आए, कल आएंगे. चलो ठीक, हम बता देंगे, हो गया है वो. अभी क्लास के बाद ही बता देंगे, तुम पे खुद ही हो जाएगा. बहुत सिंपल है.
हाँ क्या हुआ? ऑनलाइन कुछ कह रहा है? कॉपी में करके नहीं, वो क्या मतलब, वो तो सॉल्यूशन भेज दो तो फिर समझ नहीं, सॉल्यूशन भेज दे तो आ जाता उससे। चलो ठीक है, देखो मैथमेटिकल फॉर्म लिख लो, है ना। फॉर रिफ्लेक्शन एट एन ओपन बाउंड्री, reflection at an open boundary, comma, reflected wave is represented by, reflected wave is represented by, किससे रिप्रेजेंट करोगे? y x t is equals to, बोलो, r sin ओमेगा t प्लस kx, दैट ओ फाइव। भाई है ही नहीं है, लिखो विदाउट फेस चेंज, फिर भी फाइव। वाह भाई, heading, some important practical applications of reflection of sound waves, important practical applications of reflection of sound waves। नंबर वन, स्टेथोस्कोप, अब इसके बाद स्कोप, स्टेथोस्कोप नहीं, यही है स्टैटिस्टो, यही है मेरे ख्याल से। अच्छा ये स्टेथोस्कोप। नंबर टू, ईयर ट्रम्पेट, तो कान की मशीन, हाँ हाँ वही तो, ईयर ट्रम्पेट। नंबर थ्री, phenomenon of echoes, phenomenon of echoes। पुष्पा लिख लो, अगर भूल जाओ इको क्या है, एको इको जो भी अंग्रेज की औलाद हो, लिख लो। नंबर फोर, reflecting boards, reflecting boards are fixed behind the speaker, reflecting boards are fixed behind the speakers on the wall of theater, auditoriums, wall of theater / auditoriums, full stop, right? देखिए कहां जाए,
कहा कितना बच गया, टाइम हो गया क्या? सुपर इम्पोजिशन करो। सुना है केमिस्ट्री की दवाई 3 टाइम खा रहे हो दिन में, सुबह शाम दोपहर, खाने के बाद सुबह खाली पेट, दोपहर में भी, सुबह और शाम, रात में डाइजेस्ट कर पा रहे, गैस तो नहीं बन रही? प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। अच्छा भी बायो वाले डॉक्टर ने छुट्टी दी हुई है ना तभी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। बायो वाले डॉक्टर कह रहे थे कि आज तक हमने कोई शादी पूरी नहीं देखी, अब देखें। तो हमने पूछा कि पूरी में कौन सा पार्ट मिस किया, जो सब करते हैं वो हालांकि मतलब बहुत ही तारा। कहते हैं कि मैंने तो फेरे भी नहीं देखे आज तक। मैं कहा ओके, अब देखना। द प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। ये बहुत लोग पहले से पूछ रहे थे कि सुपर इम्पोजिशन क्या होता है भैया। अंशिता ने पूछा था एक बार, आई थिंक प्रेम ने भी पूछा था। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स, राइट। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक ही जगह मान लो 2 वेव्स ट्रेवल कर रही, एक ही मीडियम से, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालो उन दोनों वेव का, तो वो क्या होगा, उनका एल्जेब्रिक सम। बहुत सिंपल है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। क्या कहा मैंने, चलो। एक मीडियम से मान लो एक टाइम पे कितनी वेव्स ट्रेवल कर रही है, 2। एक का एम्पलीट्यूड है या एक का डिस्प्लेसमेंट है y1, दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y2, ठीक। तो अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट t पे आप एक नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहो, तो वो क्या होगा, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम, मतलब y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। सबसे बढ़िया तरीका समझने का, सी एक वेव ये है, एक दूसरी वेव ये है, ठीक। दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस है नहीं, खासा दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक। दोनों वेव्स ट्रेवल कर रही है सेम मीडियम से, तो जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म बनेगा, इस वाली वेव में ये वाली वेव ऐड हो जाएगी। तो अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो अब ये वेव बड़ी बन जाएगी, है ना। ये वेव लो और इसके ऊपर ये दूसरी वाली वेव क्या कर दो, ऐड। एल्जेब्रिकली क्या हो गया, सम। तो देखो ना, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। सिमिलरली नीचे वाला भी इन फेज है, देखो, तो इसके साथ ये ऐड हो जाएगा, तो यहां पे भी एम्पलीट्यूड बढ़ गया। दिस इज द रिजल्टेंट वेवफॉर्म, दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। वेव क्या हो गई, एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो गई, ये कंस्ट्रक्टिव सुपर इंपोजिशन कहलाता है। When crest of one wave falls on the crest of another and trough of one wave falls on the trough of another, कंस्ट्रक्टिव सुपर इंपोजिशन। सुपर इंपोजिशन होने के बाद नेट जो वेव फॉर्म बना उसका एम्पलीट्यूड दुगना हो गया कि नहीं, बढ़ गया, दोनों का सम हो गया, ठीक। दिस इज कॉल्ड सुपर इंपोजिशन। दूसरा केस सुपर इंपोजिशन का यह भी हो सकता है, एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है और सेम एम्पलीट्यूड की दूसरी वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, राइट। एक का डिस्प्लेसमेंट है y या फिर y1, इसका मान लो y2। व्हाट वुड बी द नेट डिस्प्लेसमेंट, y इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2। सुपर इंपोज तो कर रही है बट आउट ऑफ फेस कर रही है,
अगर मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट निकलेगा 0, कोई वेव नहीं देखी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या निकलेगा 0। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन। क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन। When two waves superimpose on each other out of phase, तो डिस्ट्रक्टिव, राइट। अब ये तो एक इन फेज और आउट फेज का हो गया। बहुत सी वेव्स होती है जो फेज डिफरेंस कुछ और हो, मान लो दोनों के फेज डिफरेंस फाई आ गया, तो उसके लिए अपन जनरल फॉर्मूला क्या करेंगे, डिराइव करेंगे कि जब फाई फेज डिफरेंस से दो वेव क्या करें, सुपर इंपोज करें, तो उनके बीच में क्या होगा। मान लो ये तो भी ऐसे आ रही थी, मान लो कोई वेव इस तरीके से आ रही है, ये वेव 1 है और दूसरी वेव मान लो यहां पहले से शुरू हो गई रही होगी, इस टाइप से कहीं से आ रही है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया ना। तो आपको इसके लिए जनरल फॉर्मूला चाहिए सॉल्व करने, व्हाट वुड बी द केस ऑफ सुपर इम्पोजिशन, या इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैसे पता करें। तो फिर अपन जाएंगे मैथमेटिकली, फिगर से अपन या तो इन फेज समझ सकते हैं या आउट फेज। एक जनरल अगर और कोई फेज डिफरेंस है फाई का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल। वी विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन स्टेट्स व्हेन टू वेवफॉर्म ट्रेवल फ्रॉम द सेम मीडियम, so the resultant displacement of the resultant waveform is the algebraic sum of the individual displacements of the individual waveform। क्या कहता है सुपरइम्पोजिशन, कि जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म बनेगा उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के एल्जेब्रिक सम की, सम नहीं एल्जेब्रिक सम। And there is a difference between sum and algebraic sum. What is the difference? माइनस बी मतलब वेक्टर एडिशन। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, वेक्टर एडिशन, डायरेक्शन का भी इफेक्ट है यहां। तो यहां से प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन अराइज होता है वेव से। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन हम बहुत जगह अलग अलग फॉर्म्स में भी पढ़ते हैं। यहां वेव के लिए पढ़ा, 12th चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ी, चैप्टर नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ी, चैप्टर नंबर 6 अल्टरनेटिंग करंट के लिए पढ़ी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन जनरल हो जाएगा कि जब किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम से दो अलग अलग चीजों को आप क्या कर रहे हो, एक टाइम पे निकाल रहे हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा, उनका एडिशन क्या होगा, वेक्टर एडिशन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। समझ में? हाँ आदित्य भैया, हाँ ये वाली नीचे से जो हमने पहले बनाई थी, ठीक है। हाँ तो y1 माइनस y2 आ जाएगा, वो फॉर्मूला निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, वो रिजल्टेंट वेव। वेरी गुड क्वेश्चन, हाँ 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 मजा ही आ गई। देखो ये मान लो ये है एक वेव, ठीक है, और ये है दूसरी वेव, ठीक। हाँ दोनों आउट ऑफ फेज तो है, लेकिन दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो इसका रिजल्टेंट वेव फॉर्म कौन बनाएगा, गुड क्वेश्चन। कैसा आ जाएगा, यहीं से बन जाएगा, मतलब नीचे से बनाएंगे ऊपर से, एम्पलीट्यूड तो कम हो जाएगा, तो बनाएंगे कहां से, नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे। अच्छा मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि दिस इज द रिजल्टेंट वेव फॉर्म, राइट, ठीक है। कौन इसके साथ नहीं जाएगा, नीचे से भी बन सकता है, ओके। और कौन कहना चाह रहा है कि नीचे से भी बन सकता है, ऑनलाइन कुछ तो बोलो बस। ये यही बनेगी, यही बनेगी, ओके। नीचे से नहीं बन सकता,
नहीं भी ये ऊपर वाली मतलब उसका वो है ज्यादा है तो ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना। तो मैं फालतू के सवाल करो, पत्थर मार दूंगा मैं। दोनों इक्वल होते तो 0 आ जाता, फिर कुछ नहीं बनता। नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा। तो मान लो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा ना। लेकिन 2 में से 4 माइनस करते तो माइनस क्यों आता? तो अगर नीचे वाली बड़ी होती है और ऊपर वाली छोटी तो फिर तुम नीचे की तरफ बना दो -2। यहां पे आपने 4 -2 किया तो 2 का बनेगा, तो 2 का पॉजिटिव से शुरू होगा, तो ऊपर से नीचे एम्पलीट्यूड कम कर। ठीक है हाँ भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम सब सेम एंगुलर। हाँ मतलब जो अपन मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करेंगे वो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पीरियड के लिए, अगर नहीं होने से तो नहीं करेंगे, तो सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। नहीं होने ठीक है, तो कल जब अपन इसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे तब मैं इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊंगा कि क्यों सेम लेते हैं। ठीक है, और अगर अलग अलग लेंगे तो फिर क्या कंडीशन होगी। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फॉर्म कि आप सुपर इम्पोजिशन होता क्या वो समझ में आ जाएगा। हाँ भैया, ये इसका एग्जाम्पल सी वेव्स हो सकती हैं जो बड़ी बड़ी होती इसका एग्जाम्पल हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सुपर सी क्या है कि इसका एग्जाम्पल सी वेव्स हो सकती हैं। हाँ तो आगे पर यही पूछना। अच्छा ओके हाँ है, क्यों 5 o'clock है, 4:50 हो गए ना। हाँ बेटा एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, अब पूछ।